गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के एक नई बुक को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट का ही एक भाग है। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 यूनिट है, जिसमें से एक यूनिट रहेगा आपके पास में द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री और दूसरा रहेगा द पोलर इक्वेशन ऑफ अ कर्व। तो आपके पास में अपन ने फर्स्ट यूनिट को कंसीडर किया था, जो कि अलजेब्रा की अपन ने कंसीडर की थी, लेकिन कई स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के कारण अब मैं जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, इसके अंतर्गत अपन 2 यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली यूनिट है कॉनिक सेक्शन की ट्रेसिंग किस प्रकार करते हैं, उसको लेके अपन बात करेंगे। तो देखिए, ट्रेसिंग को करने से पहले अपन देखते हैं कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई एक आपके पास में एल ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन है, और इस लाइन को एक कोई दूसरी रेखा एम है, जो कि बिंदु V पर प्रतिच्छेदित कर रही है, कट कर रही है, और ये जो M लाइन है वो इस L के साथ में एंगल बना रही है अल्फा। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो रेखा M है वो एंगल अल्फा को इस तरह रखते हुए इस रेखा L के चारों ओर घूम रही है। अर्थात आपके पास में कोई भी लाइन है और एक लाइन के चारों ओर घूमने पर जो कर्व जनरेट होगा, उस कर्व को अपन बोलते हैं लंबवर्तीय डबल कोण, या आपके पास में लंबवर्तीय द्विशंकु। लंबवर्तीय द्विशंकु। अब देखिए, लंबवर्तीय द्विशंकु किस प्रकार बनेगा कि ये इसके चारों ओर घूमेगी, अर्थात ये कुछ इस प्रकार का कर्व बनेगा। तो ये आपके पास में जो सरफेस जनरेट होता है, इसको अपन बोलते हैं लंबवर्तीय द्विशंकु, जो कि आपके पास में देखिए कुछ इस प्रकार का कर्व होता है, जिसके अंतर्गत देखिए ये आपके पास में एक शंकु है और ये आपके पास में 2, अर्थात इसको अपन रेक्टेंगुलर डबल कोण कहते हैं। रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस सरफेस पे ये स्थित है उसके साथ में इसकी जो ये एक्सिस है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसको अपन बोलते हैं लंबवर्तीय द्विशंकु। और ये जो है आपके पास में, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, और ये आपके पास में लाइन जो कि ये स्तर रेखा थी, जो कि लंबवर्तीय द्विशंकु का एक्सिस कहलाती है, ये आपके पास में लाइन। और जो ये सरफेस वाली लाइन आपके पास में है, ये इसकी आपके पास में जनरेटर कहलाती है, जनक कहलाती है। तो इसके अंतर्गत देखिए, ये आपके पास में अक्ष हो गई, ये आपके पास में वर्टिसेज हो गया, अर्थात शीर्ष हो गया, और ये आपके पास में है जनक इस शंकु की। अब देखिए, ये जो शीर्ष है ये शंकु को 2 भागों में कट कर रहा है, एक ऊपर की सतह और एक नीचे की सतह। इसको अपन बोलते हैं सरफेस नेप्स, अर्थात, और इसको बोलते हैं अपर नेप्स। नेप्स को हिंदी में बोलते हैं आपके पास में ऊपरी नापे और आपके पास में सतही नापे। ठीक है, तो ये इसके 2 नापे में कन्वर्ट हो गया, नीचे का आपके पास में सरफेस और ऊपर का अपर सरफेस, जो कि इसके वर्टेक्स के द्वारा लंबवर्तीय द्विशंकु को 2 भागों में बांटा गया। एक आपके पास में सपर नेप्स कहलाता है, एक आपके पास में अपर नेप्स कहलाता है। अब देखिए, ये जो लंबवर्तीय द्विशंकु है, इस लंबवर्तीय द्विशंकु और अपन यदि एक प्लेन कंसीडर करें, उस प्लेन का और इस लंबवर्तीय जो द्विशंकु है, इसके जो प्रतिच्छेदन से, इसके एक दूसरे से काटने से जो कर्व बनेगा, वो कर्व आपके पास में कहलाता है कॉनिक सेक्शन, या शंकु परिच्छेद, या फिर अपन कहते हैं शंकु। तो अपन कह सकते हैं कि जो लंबवर्तीय द्विशंकु है,
वक्र आपके पास में कहलाता है शंकु परिच्छेद, या अपन जिसको कह सकते हैं संकव। देखिए ये आपके पास में इसकी जनरल डेफिनेशन है, ये इसकी मैथमेटिक डेफिनेशन नहीं है। मैथमेटिक डेफिनेशन को अपन आगे कंसीडर करेंगे जब इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अभी यहाँ पर अपन इसको किस प्रकार जनरेट करते हैं, इसकी सरफेस किस प्रकार बनती है उसको लेके अपनी बात कर रहे हैं। तो अपन ने कहा है कि एक लंबवतीय द्विशंकु और एक समतल के परिच्छेद से जो कर्व प्राप्त होगा वो कहलाता है शंकु परिच्छेद या कॉनिक सेक्शन, या फिर जिसको अपन सांकव के नाम से जानते हैं। अब देखिए अपन ने यहाँ पर कह दिया कि ये जो लंबवतीय आपके पास में द्विशंकु है, इसको एक प्लेन कैसे काट सकता है। देखिए इसकी ऊपरी सतह को भी काट सकता है, निचली सतह को भी काट सकता है, और इसके वर्टेक्स से भी काट सकता है। तो इसके अंतर्गत अपन 3 केसेस कंसीडर करेंगे, जिसमें पहला केस ले रहे हैं कि जब समतल है वो शंकु के शीर्ष के अतिरिक्त भाग को काटता है। मतलब जब शीर्ष को नहीं काटेगा, या तो ऊपरी सतह को काटेगा या निचली सतह को, या फिर ऐसे काट सकता है, लेकिन कभी भी वर्टेक्स को नहीं कट करेगा। तो अब देखिए उसके अंतर्गत किस किस प्रकार के सरफेस जनरेट होते हैं उसको लेके अपन बात करेंगे। तो पहली कंडीशन मैं ले रहा हूं कि जब वो बीटा का मान 90 डिग्री। अब देखिए बीटा यहां पर क्या है, ये एक आपके पास में ये आपके पास में लंबवतीय द्विशंकु है। इस लंबवतीय द्विशंकु के साथ में ये इसकी एक्सिस है जो कि अल्फा एंगल बनाती है। अब जो समतल है वो समतल शंकु के अक्ष के साथ में जितना कोण बनाएगा वो कोण आपके पास में बीटा है। मान लीजिए ये समतल है, वो समतल कुछ इस प्रकार कट कर रहा है, ठीक है। तो ये समतल इस एक्सिस के साथ में अर्थात शंकु के अक्ष के साथ में जो कोण बनाएगा उसको अपने नाम दिया है बीटा। तो क्या कह सकते हैं कि जो समतल है वो शंकु के अक्ष के साथ में जो कोण बनाएगा वो आपके पास में बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन अपन ले रहे हैं कि जब बीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, लेकिन मैंने क्या कहा है कि वो शंकु के शीर्ष से नहीं गुजरेगा, यहां से नहीं गुजरेगा, या तो इसके नीचे से गुजर सकता है या फिर इसके ऊपर से गुजरेगा। तो देखिए यहां पर ये एक समतल है, ये जो शंकु की अक्ष है, इस शंकु की अक्ष के साथ में ये वर्टिकल है, तो मैंने एक प्लेन हॉरिजॉन्टली रख दिया है तो कि जो कि शंकु के अक्ष के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब देखिए इस प्लेन के द्वारा अपन इस कोने को काटेंगे तो जो ऊपर का सरफेस बनेगा वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए मान लीजिए ये कोई दो कोण है, इसको मैं यहां से किसी प्लेन से कट करता हूं, और यदि ये सॉलिड ज्योमेट्री हो तो ऊपर से ये आपके पास में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आपके पास में ये एक प्लेन है और ये शंकु का अक्ष। तो इन दोनों के मध्य जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होना जरूरी है। तो उस केस में ये जो सरफेस बनेगी वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। और देखिए ये आपके पास में अंदर एक सर्कल बनेगा। मान लीजिए ये आपके पास में कोई एक कोण है, ठीक है। अब इसको मैं एक प्लेन के थ्रू कट करता हूं हॉरिजॉन्टली, तो यहां से जब मैं इसको कट करूंगा, इसको नीचे के पोर्शन को अलग किया, फिर अपन इस पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पर एक अपन को सर्कल दिखेगा। अर्थात जब ये जो समतल है वो शंकु की अक्ष को परपेंडिकुलर कट करता है, लेकिन वो शंकु के शीर्ष से नहीं गुजरे, तो वो हमेशा जनरेट होगा सर्कल, अर्थात जो कॉनिक सेक्शन होगा वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए ये तो था सर्कल। अब अपन बात करते हैं कि जब जो समतल है उसका एंगल अक्ष के साथ में इस अल्फा से तो बड़ा हो, जो कि क्या है अर्ध शीर्ष कोण है, सेमी वर्टिकल एंगल है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। अब 90 डिग्री से छोटा होने का मतलब है कि ये जो एक्सिस है
इसके साथ में जैसे ये अपन काटते हैं हॉरिजॉन्टली तो 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री छोटा होने का मतलब या तो ये ऐसे होगा या फिर आपके पास में ऊपर बढ़ेंगे तो ये ऐसे होगा। तो इसका जो सरफेस बनेगा वो आपके पास में कुछ इस प्रकार बनेगा। तो देखिए ये एक्सिस है, इसके साथ में ये जो एक प्लेन कट किया है तो ये प्लेन की लाइन है। अब देखिए मैंने इसमें 3 लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि ये एक सॉलिड ज्योमेट्री है और सॉलिड ज्योमेट्री में ये जो लाइन है वो इस कोण के पीछे की लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आगे की लाइन को, और ये लाइन वो है जो कि उस शंकु को कट कर रही है। मान लीजिए ये कोण है और इस प्लेन से अपन काटेंगे, एक पोर्शन इधर रह गया, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन इसको टच करेगा। तो देखिए ये जो एंगल है जो कि समतल है वो शंकु के एक्सिस के साथ बना रहा है वो बीटा है, और इस बीटा का मान यदि ये ऐसे होता तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन अपन 90 डिग्री से कम ले रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास में 90 डिग्री से कम, लेकिन इस अल्फा से ज्यादा है। तो उस केस में ये जो आकृति बनेगी इस प्रकार की वो इलिप्स बनेगी। मान लीजिए आपके पास में ये कोई एक, बात करते हैं अपन इलिप्स की, और यहां पर यदि मैं इसको काट देता हूं, ठीक है, तो अब ये जो सरफेस बनेगा इसके द्वारा जो सरफेस जनरेट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। यदि मैं इसको हॉरिजॉन्टली काटता तो सर्कल बनता, लेकिन अब इसकी ये जो डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर नहीं होने के कारण ये एक इलिप्स बनेगा। तो ये आपके पास में रहेगा इलिप्स, जिसको अपन कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए ये आपके पास है, मान लीजिए एक कोण को मैंने दिखाया यहाँ एक कोण, और इसको अपन ने क्या किया है कि जब ये आपके पास में कोण था इसको अपन किसी ऐसे प्लेन से काट रहे हैं, यदि ये प्लेन है तो प्लेन और इसके एक्सिस के मध्य एंगल है वो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, अर्थात ऐसे इसको तिरछा काटेगा। तो ये जो सरफेस बनेगा वो कुछ इस प्रकार का सरफेस बनेगा। ये आपके पास देखिए एक सरफेस बनेगा जिसकी ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस, अर्थात ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि जब आपके पास में एंगल है वो अल्फा के बराबर हो जाए, अर्थात समतल और एक्सिस के मध्य कोण उनके सेमी वर्टिकल कोण के बराबर हो जाए। तो जब सेमी वर्टिकल एंगल के बराबर होगा तो अपने पास में एक कंडीशन आएगी जो कि पैराबोला आएगी। किस प्रकार, देखिए ये आपके पास में शंकु के शीर्ष से ऊपर की भाग को कट कर रहा है और अपने क्या कहा है कि बीटा का मान अल्फा के बराबर है। तो ये जितना अल्फा होगा उतना ही इस एक्सिस और इसके मध्य कोण बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा, ये मान लीजिए ये कोण है, ये कोण बीटा है लेकिन ये अल्फा के बराबर है, जिसको अपन कह सकते हैं एकांतर कोण। तो ये अल्फा है उतना ही बीटा है, तो ये आपके पास में जिस तरफ कटेगा ये एक पैराबोला बनेगा। देखिए अपन इसको वापस यहाँ बना के देखते हैं कि किस प्रकार बढ़ता है। मान लीजिए ये एक आपके पास में कोई एक सरफेस है और एक आपके पास में ये कोई सरफेस है। अपन क्या करेंगे, ये कुछ इस प्रकार सरफेस है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसके एक पार्ट को यहां से कट कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई प्लेन है, इस प्लेन के द्वारा ये कट होगा, तो यहां से आपके पास में जो इसका पोर्शन कट हो रहा है ये आपके पास में कुछ इस प्रकार बनेगा जो कि एक आपके पास में पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने यहाँ पर आपके पास में देखिए पिछली बार इलिप्स में इसको पूरा कट किया था, लेकिन इस बार इसको पूरा कट नहीं करूंगा, यहाँ से थोड़ा पोर्शन रख रहा हूं जो कि आपके पास में देखिए इस प्रकार बनेगा। ये आपके पास में एक कोण है, इसको मैंने सीधा यहाँ से कट किया है। जैसे ये पोर्शन था इसको मैंने ऐसे कट किया है कि ये जो एंगल बनेगा वो इसके अर्ध शीर्ष कोण के बराबर है। तो जो ये पोर्शन बनेगा वो पोर्शन कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये आपके पास में एक पैराबोला बनेगा जो कि ये आपके पास में गिवन है। अब देखिए ये जो अपन ने 3 केस कंसीडर किए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें एक बात ध्यान देना कि जो भी मैंने सरफेस को कट किया है उसमें अपन ने एक नेप्स की बात की है। इसमें भी इसके नीचे वाले नेप्स, इसका भी ऊपर वाला, इसका भी ऊपर वाला, मतलब डबल नेप्स की अभी अपन ने बात नहीं की है। जो फोर्थ केस अपन कंसीडर कर रहे हैं उसमें बीटा का मान
या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर अल्फा से छोटा। लेकिन देखिए इसमें भी क्या था, आपके पास में बीटा का मान है वो अल्फा से बड़ा था, और इस बार अपन अल्फा से क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, और 0 से बड़ा। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें अपन बोथ नेप्स कंसीडर करेंगे, ऊपर वाले को भी साथ में ले रहे हैं और नीचे वाले को भी साथ में ले रहे हैं। तो देखिए एक प्लेन, ये आपके पास में प्लेन की एक्सिस है, और इस प्लेन को इसने इस प्रकार काटा है कि ये उसके ऊपरी नेप्स को भी कट करेगा और निचली नेप्स को भी कट करेगा। तो देखिए यहां से इसके एक्सिस है, ये एंगल बना रही है बीटा, ये समतल का एक्सिस और ये शंकु का एक्स, उसके साथ में ये एंगल बीटा है, और ये आपके पास बीटा इससे छोटा है। तो देखिए आधा ऊपरी सरफेस को कट करेगी, निचला पोर्शन खाली रह जाएगा, और आधा ही निचला पोर्शन कटेगा। तो देखिए आपके पास में अपन जानते हैं कि कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री होती है जिसको अपन कहते हैं हाइपरबोला, या फिर आपके पास में देखिए इस प्रकार की ज्योमेट्री जिसको अपन बोलते हैं हाइपरबोला। तो ये देखिए ऊपर का पोर्शन और ये आपके पास में नीचे का पोर्शन। तो देखिए अपन ने जनरली टर्म्स को देखे तो कुछ इस प्रकार कट रहा है। यहां पर मान लीजिए ये एक एक्सिस है, और ये एक आपके पास में कोण, और दूसरा कोण आपके पास में ये है। अब मैं यहां से एक प्लेन से इसको ऐसे कट कर रहा, ठीक है। तो अब यहां से ये पोर्शन हटा तो यहां से आपके पास में ये कुछ इस प्रकार बनेगा, और ये नीचे से भी ये कट करेगा तो यहां से भी आपके पास में ये कोई पोर्शन इस प्रकार बनेगा, और ये इसकी एक्सिस होगी। तो ये आपके पास में एक हाइपरबोला टाइप बनेगा, जो कि कुछ इस प्रकार अपन इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में देखिए डबल कोण है, और डबल कोण को मैंने एक ऐसे प्लेन से कट किया है जिसका एंगल अल्फा से छोटा है। तो इस ऊपर वाले पोर्शन को यहां से कट किया और नीचे वाले पोर्शन को भी यहां से। तो एक ऊपर की तरफ पैराबोला टाइप बन गया और एक नीचे की तरफ पैराबोला टाइप बन गया, और ये दोनों आपके पास में एक्सिस को मिलाते हुए एक हाइपरबोला का निर्माण करेगा, जिसमें अपन ने सरफेस नेप और अपर नेप दोनों को साथ में कंसीडर किया है। तो ये था आपके पास में हाइपरबोला का केस। अब देखिए इसके अंतर्गत, सब केस के अंतर्गत जो ये पोर्शन था ये शंकु के शीर्ष के अतिरिक्त भाग से जा रहा था। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, केस सेकंड, कि जब आपके पास में समतल शंकु के शीर्ष से गुजरता हो। अब देखिए शंकु के शीर्ष से गुजरने का मतलब है कि मान लीजिए ये आपके पास में ये एक आपके पास में लंबवत द्विशंकु है, और एक प्लेन कुछ इस प्रकार है कि ये आपके पास में ऐसे जा रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल बनाएगा, मैं फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूं कि जब आपके पास में बीटा का मान 90 डिग्री हो, अर्थात ये प्लेन है इस शंकु के अक्ष के साथ में, जो कि अक्ष कितना है, अल्फा है, इसके साथ में 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो देखिए ये जो होगा वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा इस समतल का, और एक लंबवर्ती शंकु का जो परिच्छेद होगा वो एक बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि देखिए आपके पास में यदि अपन इसको कंसीडर कर रहे हैं और ये शंकु का शीर्ष है, यदि इस प्लेन से अपन इसको ऐसा काटें कि इसके मध्य 90 डिग्री हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये शंकु के शीर्ष वाला पॉइंट ही रहेगा, अर्थात ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला आपके पास में पॉइंट होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस, जब अपन बात करते हैं कि जब बीटा का मान आपके पास में क्या हो, इस 90 डिग्री नहीं हो, ठीक है, और बीटा का मान यदि मैं अल्फा कंसीडर कर लेता हूं अल्फा के बराबर, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए ये मान लीजिए आपके पास में एक शंकु है
द्विवर्तीय ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये एंगल अल्फा है। अब मैं कह रहा हूं कि जब बीटा का मान अल्फा के बराबर है और बीटा का मान अल्फा के बराबर है तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि ये लंबवर्ती द्विशंकु है। तो मैं इस एंगल को मान लेता हूं ये एंगल बीटा है, अर्थात ये जो प्लेन है ये प्लेन कुछ इस प्रकार कट करेगा। जो ये प्लेन की एक्सिस रहेगी ये आपके पास में ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। और ये आपके पास में इस प्लेन की है वो एक्सिस रहेगी और इस प्लेन की एक्सिस है वो इसके साथ में ये एंगल बीटा बना रही है और बीटा और अल्फा बराबर है। तो इस केस के अंतर्गत देखिए ये जो समतल है वो समतल इस लंबवर्तीय द्विशंकु के जनक में समाहित हो जाता है, आपके पास में कोइंसाइड कर जाता है इस लाइन को जो कि जनरेटर लाइन है, अर्थात इस जनरेटर लाइन के ऊपर आपके पास में कोइंसाइड हो जाएगा। तो यहां से जो परिच्छेद वक्र होगा वो एक आपके पास में स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास में, ठीक है। तो सेकंड केस जब बीटा का मान अल्फा के बराबर होगा तब ये जो आपके पास में समतल है वो शंकु के जनक में समाहित हो जाएगा और एक सरल रेखा इसके द्वारा प्रतिच्छेदित कर होगा। अब देखिए थर्ड केस जब मैं यहां पर बात करता हूं इसको लेकर कि उस केस में जब बीटा का मान है वो अल्फा से छोटा हो जाए, मैं थर्ड केस ले रहा हूं, जब बीटा इज लेस देन अल्फा तो उस केस में क्या होगा, ये मान लीजिए एक आपके पास में ये एक लंबवर्ती शंकु है और ये एंगल अल्फा है। अब मैं कह रहा हूं कि जो समतल इस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो अल्फा से छोटा होगा। अल्फा से छोटा होने का मतलब क्या है कि अंदर जो आपके पास में प्लेन एंगल बनाएगी वो आपके पास में कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। और ये आपके पास में कुछ इस प्रकार जाएगा और या फिर आपके पास में इस तरफ आ सकता है। तो ये जो एंगल होगा वो आपके पास में कुछ इस प्रकार होगा और ये एंगल आपके पास में क्या है, बीटा है और ये बीटा इस अल्फा से छोटा है। तो उस केस में ये एक प्रतिच्छेदित लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। एक रेखा आपके पास इस प्रकार जा सकती है, दूसरी इस प्रकार आ सकती है। तो ये टू लाइन का इंटरसेक्शन होगा, अर्थात ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में अपन को जो लाइन होगी प्राप्त वो आपके पास में रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। लेकिन जब एक केस आपके पास में ऐसा आ जाए कि बीटा का मान अल्फा से बड़ा हो जाए तो उस केस में देखिए अल्फा क्या है, ये है, और उस केस में यदि अपन बीटा का मान अल्फा से बड़ा करते हैं तो ये जो प्लेन होगा वो प्लेन आपके पास में कुछ इस प्रकार जाएगा, अर्थात ये जो समतल इसके द्वारा जो कट करेगा पोर्शन ये इसके बाहर से जा रहा है, अर्थात ये जो लाइन होगी एक रेखा को प्रदर्शित करेगा लेकिन ये रेखा आपके पास में इमेजिनरी होगी, काल्पनिक होगी और ये अंदर से जाएगी वो एक वास्तविक लाइन होगी। तो इसमें आपके पास में लाइंस आर इमेजिनरी, ठीक है। तो ये आपके पास में केस थे जिसमें एक कॉनिक सेक्शन है वो किस प्रकार प्राप्त होता है जब एक समतल किसी भी लंबवर्ती शंकु को अक्ष से काटे या फिर अक्ष से नहीं काटे। तो उस केस में अपन ने बात की, सबसे पहले एक सर्कल की बात की थी जब वो 90 डिग्री से काटे, फिर इलिप्स की, फिर पैराबोला की। अब देखिए पैराबोला के अंतर्गत भी b बराबर बीटा का मान अल्फा था, जब वो शंकु के शीर्ष से नहीं गुजरता था तो पैराबोला आता था। लेकिन यही कंडीशन यदि शंकु के अक्ष से जाता है, अर्थात ये शंकु के अक्ष से बीटा बराबर अल्फा, तो ये एक लाइन प्रेजेंट हुई है और अपन ये कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है ये स्थिति इस पैराबोला की अपभ्रष्ट अवस्था है आपके पास में। और इसी प्रकार ये जो अवस्था है जब बीटा का मान अल्फा से छोटा हो तो ये आपके पास में इस अति परवलय की एक अपभ्रष्ट अवस्था है जिसके अंतर्गत
फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपके पास में समतल है वो शंकु के शीर्ष से नहीं गुजर रहा है, और इन दोनों केस में शंकु है वो शीर्ष से गुजरता है, तब ये आपके पास में इन दोनों कंडीशन की अपभ्रष्ट अवस्थाएं प्राप्त होती है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रियल टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है कॉनिक सेक्शन की, और अपन अलग अलग कंसीडर करेंगे कि सर्कल के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, इलिप्स के लिए क्या बनेगी, हाइपरबोला के लिए क्या बनेगी, और इस प्रकार अपन इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।